सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। बिहार एस्टेट की तैयारी करने वाले जितने भी साथी मित्र हैं उनको अनुसर का एक बार सादर नमस्कार। बिहार एस्टेट में जो क्वेश्चंस आते हैं पहले तो आप ये ध्यान से सुने कि वो क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं और यानी इन क्वेश्चंस पर अगर हम लोग पूरी बात करना चाहते हैं तो ये जरूर बताएंगे आपको कि आज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार क्वेश्चंस का दायरा क्या होता है, किस कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं और ये क्वेश्चन किस लेवल तक आपको लेकर के जा सकते हैं। इन सभी बातों पर आज हमारी ये पूरी वीडियो बनी रहेगी। क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। एस्टेट के एग्जामिनेशन में बहुत टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है। एस्टेट में थोड़ी सी मेहनत आपको सिलेक्शन दिला सकती है। एस्टेट के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन ट्विस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है। एस्टेट के एग्जामिनेशन में एक प्रॉपर ट्विस्टिंग मतलब एक लेवल बहुत मीडियम रहता है, बहुत ज़्यादा लेवल नहीं रहता है। तो इन्हीं क्वेश्चंस पर आज हम लोग पूरी वार्ता आपसे करते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस की आप सीरीज चाहते हो, बिहार एस्टेट पर एक बम्पर महासंग्राम चाहते हैं तो बिहार एस्टेट का एक बम्पर महासंग्राम, एरोमा महासंग्राम चलेगा। और ये महासंग्राम अब आपके लिए एस्टेट एग्जामिनेशन तक भरपूर रहेगा। तो बिल्कुल चिंता न करिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। इस पूरी वीडियो में जरूर कमेंट करिए, आपके कमेंट हमें प्रोत्साहन करेंगे और आपको वो क्वेश्चंस दूंगा जो पिछले साल सभी लोगों ने देखा था कि बम्पर सिलेक्शन दिए हैं बिहार एस्टेट में। बिहार एस्टेट में बम्पर सिलेक्शन थे, तो इसलिए इस वीडियो को जरूर सराहिएगा। हम आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं वेंडर वॉल का समीकरण किसके व्यवहार को दर्शाता है। तो आपको पता होना चाहिए वेंडर वॉल का समीकरण जो होता है वो रियल गैसेस यानी कि वास्तविक गैसेस को बिल्कुल समझाता है। और वास्तविक गैसेस कौन सी होती है जिनको आप रियल गैसेस कहते हैं। वेंडर आंसर भी मैच करते चलिए एंड यहाँ पर हम लोग लिख भी देते हैं, यानी कि ये जो है रियल गैसेस के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा है। कौन सी रियल गैसेस, तो आप ध्यान दीजिएगा कि रियल गैसेस वैन डर वाल गैस इक्वेशन पर चलती हैं। और वैन डर वाल गैस इक्वेशन आपको क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि P+P+A n स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट में V माइनस एन बी इज इक्वल टू होता है NRT। ये वैन डर वाल गैस इक्वेशन होती है और इसी पर डिपेंडेंट होता है हमारा पूरा वास्तविक गैसेस का कंडीशंस। तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसी के आगे कंटिन्यू करिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। गैस आदर्श गैस के अपने व्यवहार से विचलित हो जाती क्योंकि उनके अणु के बीच आकर्षण बल होता है। देखो गैसें, जो गैसें होती हैं आदर्श गैस के अपने व्यवहार से, इसलिए भाई अगर ना बीच में अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा तब तो रियल होगी, आइडियल गैस होगी ना। उससे पहले तो आइडियल होगी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर आइडियल गैस की जिसकी बात कर रहे हैं उनके बीच आकर्षण बल जो है वो होना चाहिए, तभी वो उस गैस से इधर उधर घूमेंगी, डेविएट करेंगी। कहने का मतलब है डेविएशन वहाँ पर हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेविएशन की बात कर रहा है कि यहाँ पर डेविएशन तभी हो सकता है जब उनके बीच में रिपल्सन हो या आकर्षण हो, तभी पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद चले आइए, वायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन। देखो आपको एक चीज और बता दूं, वॉल्यूम इज, अगर मैं वायल के नियम की बात करता हूं तो वायल के नियम के अनुसार वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर होगा, ये बात आप जानते हैं। अब इसके दबाव के सीधे अनुपात यानी कि वायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इसके दबाव के विपरीत आनुपातिक। भाई अपोजिट है ना, ये अपोजिट है, विपरीत अनुपात में है। तो यहाँ पर दबाव के विपरीत अनुपातिक मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ आंसर भी हमारा नीचे से मैच करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर मैच हो जाएगा, आंसर भी मैच हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ग माध्य विचलन को कहा जाता है। वर्ग माध्य विचलन को मानक विचलन के नाम से जाना जाता है। हिंदी में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के नाम से जानते हैं। आंसर ठीक है। चलिए उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ब्रैग के नियम में थीटा क्या, भाई थीटा एक एंगल तो ही है। अगर हम लोग इस तरीके से रेस को देखते हैं और यहाँ पर समझते हैं तो आपने नोटिस करा होगा कि ये जो थीटा एंगल रहता है ये एक्सरे के परावर्तन का एंगल है, एक्सरे के विवर्तन का एंगल है, एक्सरे का अपवर्तन का एंगल है, एक्सरे का आपतन कोण है। देखो एक चीज आपको बताऊं, थोड़ी सी हिंदी में दिक्कत आती है और हिंदी में दिक्कत होने की वजह से आपको यहाँ पर जानकारी चाहिए। रुक जाओ भाई रुक जाओ, भाग का है रहे हो इतना तेज।
अब यहाँ पर एंगल आपने पढ़ा होगा एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है, 2d साइन थीटा होता है। अब ये थीटा का मतलब है इन दोनों की दो लेयर होती हैं, जैसे कि मान लीजिए एक लेयर हम ऐसे करते हैं, यहाँ से भी एंगल बनाते हैं, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो d हो गई, एन नंबर ऑफ कितनी वेव्स इसके अंदर आ रही हैं, और यहाँ पर डिस्टेंस तो हो ही गई साइन थीटा का मतलब इनके बीच का एंगल कितना यहाँ पर बन रहा होगा, ये एंगल की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो एंगल होता है ये आपतन कोण का एंगल होता है ना। तो यहाँ पर आंसर एक्सरे का आयतन, एक्सरे का आपतन कोण होता है, एक्सरे का आपतन कोण होता है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। एक्सरे की तरंगदैर्घ्य लगभग गामा के बराबर होती है, तो गामा जो होता है, गामा जो होता है वो क्या होगा, गामा यहाँ पर गामा पहला ऑप्शन मिल जाता है, सिंपल है, इसमें तो कुछ बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए कि एक्सरे की तरंगदैर्घ्य किसके अकॉर्डिंग मैच करती, तो आप बता दीजिए गामा के अकॉर्डिंग मैच करती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चले आइए, ब्रैग के विवर्तन के न्यूनतम इंटरप्लानर रिक्ति क्या है। भाई अरे यार, एक तो पेज नहीं रुक रहा है आज जी। ब्रैग के विवर्तन के आवश्यक न्यूनतम इंटरप्लानर रिक्ति, यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि एन लैम्डा इज इक्वल टू होता है आपका 2d, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, तो ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल तभी हो पाएगी जब ये वैल्यू यहाँ पर लाएं, यानी कि एन की वैल्यू 1 कर दें तो लैम्डा बाई डी हो जाए, और डी आधी डिस्टेंस आधी कर दी जाए, डिस्टेंस हाफ कर दी जाए, यानी कि ये एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, तो डी 2 नीचे आ जाता है, 2 नीचे आ जाता है, अब निकाल लीजिए, आ जाएगा एन लैम्डा अपॉन 2 आगे आ जाएगा आपका डी 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 साइन थीटा, एन नंबर ऑफ वेव, कितनी वेव्स आ रही हैं वो रख दिए, तो लैम्डा बाई 2 आना चाहिए, ये लैम्डा बाई 2 हमारा यहाँ पर आंसर मिल जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है और इस पर आप बिल्कुल जरूर ध्यान दीजिएगा। अभिक्रिया 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 गतिकी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया केमिकल काइनेटिक्स, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की क्रियाविधि, तो गतिकी तो दर होगी, यानी कि पहला ए ऑप्शन होना चाहिए, अभिक्रिया की दर। थोड़ी सी हिंदी में मुझे दिक्कत आती है, मैं आपको बता देता हूँ। तो अभिक्रिया की दर इन्होंने उल्लिखित सभी दिया है फिलहाल, अभिक्रिया की दर भी है, अभिक्रिया की क्रियाविधि, कारक जो भी कारक, ठीक है। यानी कि केमिकल काइनेटिक्स, अगर मैं पूछता हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शंस एंड द फैक्टर अफेक्टिंग देम, और उसके फैक्टर जो उस पर अफेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, इन्होंने जो आंसर दिया है बिल्कुल एक्यूरेट है, तीनों सही हैं। तो उल्लिखित सभी हो जाना चाहिए, उल्लिखित सभी हो जाना चाहिए, ये आपकी सीरीज हो जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद चले आइए ये तापमान और अभिक्रिया की दर के बीच, तापमान और अभिक्रिया की दर के बीच में ग्राफ बनाने की से अभिक्रिया की दर की तापमान निर्भरता का पता चल सकता है। तो आपको बताऊं, तापमान और अभिक्रिया की दर के बीच एक ग्राफ बनाने से अभिक्रिया की दर की तापमान निर्भरता का पता चल सकता है। तो यहाँ पर वेग स्थिरांक और तापमान, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इस किस पे डिपेंड करता है, dx ओवर dt होता है, dx ओवर dt। तो यानी कि अगर हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर जो है बढ़ती चली जाती है, अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर का फैक्टर देखें, यानी कि k इसके अंदर कांस्टेंट लगा दे, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स जितने भी रिएक्टेंट हो, और अगर पावर है तो पावर यूज कर लेते हैं, तो इसका मतलब R इज इक्वल टू के हो जाता है, और के यहाँ पर वेग स्थिरांक है, तो इसका मतलब वेग स्थिरांक और तापमान का पता हमें चल सकता है। और फिलहाल यहाँ पर अगर चाहोगे तो आर्हेनियस की इक्वेशन लॉग K2 अपॉन K1 हम लगा सकते हैं, ये फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए इसके बाद आइए, रेडियोधर्मी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, आप जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरीके से कंटिन्यू कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर वाले विभिन्न तापों पर अभिक्रिया की दर लगभग दोगुना तभी पॉसिबल, वेग स्थिरांक में अभिक्रिया की दर दोगुना तभी हो पाएगी जब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं। यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमने कई बार बताया है कि बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर जो है वो लगभग दोगुनी हो जाती है। तो तनु विलयन के अनुसंख गुणधर्म निर्भर करता है। तो भाई जो तनु विलयन जो होता है वो उस पर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर पर डिपेंड करती है, उसके
क्या गुण है इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो प्रजातियों की कुल संख्या यानी कि जो नंबर होता है उन पर डिपेंड करती है, इससे मतलब नहीं है कि वो उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके से आइए, किसी विलयन की मोलरता को व्यक्त किया जाता है मोल पर लीटर में करते हैं। तो मोल पर लीटर का मतलब हुआ 1 लीटर में मौजूद विलयों की संख्या, यानी ए सही हो जाना चाहिए। मोलरता यानी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इस बात का ध्यान। निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। देखो, परासरण दाब अणुसंख्य गुण है, और आपका क्वथनांक का उन्नयन अणुसंख है, और हिमांक, तो इसका मतलब आंसर हमारा हिमांक बिंदु नहीं है, यानी कि जो, वैसे आपको बता देता हूं, वेपर प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसी तरीके से जो आपका बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप हमारे साथ रहिए। बिहार एस्टेट के लिए हम शुरू करने जा रहे हैं बम्पर क्वेश्चन की। गठन की एंथैल्पी अशून्य है। तो एंथैल्पी ऑक्सीजन की भी मैंने कॉम्बिनेशन की जो होती है वो ओजोन की डिस्टर्ब होती है, बाकी सबकी डिस्टर्ब नहीं होती है, यानी कि इसी की एंथैल्पी जो होती है शून्य मानी जाती है, बाकी किसी की एंथैल्पी शून्य नहीं मानी जाती है। शून्य मानी जाती है O2 Cu, और बाकी सबकी शून्य मानी जाती है, और इसकी शून्य नहीं होती है। तो यही होगा ना O3, ठीक है ना। क्योंकि हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, बाकी मैं क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में भी कराऊंगा। भाई, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में एंथैल्पी जो होती है वो हमेशा नेगेटिव आती है। आपने देखा होगा कि डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या मानी जाती है, रिएक्शन कहते हैं भाई एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक का मतलब ही तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो गया ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस चाहिए, इस तरीके की सीरीज में आप शुरू करने जा रहा हूं। तो क्या आप इस सीरीज से सहमत हैं? और बिहार एस्टेट के कैसे क्वेश्चंस आएंगे, बिहार एस्टेट पर पूरी ऑपरेशन करके मैं आपको बताऊंगा। बिहार एस्टेट के जो पेपर है उसका फुल ऑपरेशन आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं अगली वीडियो में। तो आप समझिएगा, बिहार एस्टेट के पेपर का फुल पोस्टमार्टम देखिए आप हमारी अगली वीडियो में। मैं आपको सिलेक्शन तक ले जाऊंगा, मैं आपको उस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जहां तक आप हमारा इंतजार करना चाहते हैं। बिहार एस्टेट में बम्पर सिलेक्शन के साथ में हाजिर होंगे, और आपका सिलेक्शन भी करवाएंगे। इसलिए घबराइएगा बिल्कुल नहीं, हमारे चैनल पर बने रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। बिहार एस्टेट में सिलेक्शन आपका ही होना है, ठीक है। जय हिंद।